तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्लास हमारा चला था नदियों को पढ़े थे, किसी एक दो तीन बच्चियां हैं, सभी लोग से पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारी सिंधु है, सिंधु नदी, इसका समझौता कब हुआ था? क्या किसी को पता है सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? किसी को पता है तो बोलो भाई। सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु नदी से जो भी टॉपिक बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ टाइप करूंगा, आप नोट में उतार लेंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अब लिख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान चीन के मानसरोवर से हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको बनेगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान चीन के तिब्बत मानसरोवर से हुआ है। ये पहला पॉइंट इसी में चलेगा। 4-5 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह जम्मू कश्मीर होते हुए अपने जल को पाकिस्तान से अरब सागर में प्रवाहित करती है। दो पॉइंट। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर होते हुए, कभी क्वेश्चन पूछेगा जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र होते हुए ना, अपने जल को पाकिस्तान का भी क्षेत्र रहेगा, इसमें अरब सागर में जाकर प्रवाहित करती है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, कुर्रम, सहायक नदियों की बात करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, कुर्रम और कुब्बा। ठीक है, ये नाम है, ये इनकी सहायक नदियां। ठीक है, ये दो नदियां आप जो देख रहे हैं, बाकी अफगानिस्तान के क्षेत्र की है, ये बाकी सभी हमारे भारत की। झेलम, सहायक नदी में लिखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। आगे लिखेंगे सिंधु की लंबाई, यह जम्मू कश्मीर होते हुए अपने जल को पाकिस्तान अरब सागर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिखेंगे तो इसी से मैं क्वेश्चन आपको बना दूंगा, आप लोग कर देंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे सिंधु नदी की लंबाई, क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो इसका दिया है 2880। बाकी आप गूगल पे देखेंगे तो आपको 3100 किलोमीटर मिलेगा। दोनों बातें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सिंधु नदी की लंबाई 2880, अगर इसको गूगल पे आप देखेंगे सर्च करके तो 3100 मिलेगा, तो अपने हिसाब से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से इसको आप लोग तैयार कर लेना। 4 बातें आपको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं, पढ़ता हूँ फिर से एक बार देखिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थान चीन के तिब्बत मानसरोवर से हुआ है। यह जम्मू कश्मीर होते हुए अपने जल को पाकिस्तान से अरब सागर में प्रवाहित करती है। यह सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, कुर्रम और कुब्बा, यह अफगानिस्तान की है। ये भी सहायक नदियां है। ठीक, आगे देखेंगे सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो 3180 किलोमीटर के लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, समझौता, सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष में हुआ था। इसमें होता क्या है, 80% का जो जल है वो पाकिस्तान के साथ कौन कौन यूज करेंगे, तो पाकिस्तान यूज करेगा 80% जल, लेकिन किसका, तो ये करेगा सिंधु का, झेलम का और चिनाब। यही समझौता हुआ कि 80% जो जल है पाकिस्तान यूज करेगा, किसका, सिंधु, झेलम और चिनाब। उसमें इसका जो 20% बचेगा, 20% जो बचेगा वो कौन करेगा, भारत। बात समझिएगा, इसको ख्याल से क्वेश्चन बनेगा ना तो ये कर लीजिएगा कि सिंधु जल समझौता का जो 80% जल है, ये समझौता में क्या हुआ था, तो ये 80% जल जो पाकिस्तान यूज करेगा, इसका 20% जो बचेगा वो भारत करेगा। ठीक, आगे आते हैं। आगे 80% जल जो है आगे भारत यूज करेगा, किसका किसका करेगा, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये 3 नदी को ऐसे लिखेंगे और इसका जो 20% बचेगा, 20% ये करेगा आपका पाकिस्तान। बस यही आपको नोट करना है। इसमें समझ में जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा ना, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा। 80% 100% होता है, इसका 80% जल कौन करेगा, पाकिस्तान। लेकिन किन किन नदियों का करेगा, सिंधु का करेगा, झेलम का करेगा और चिनाब का करेगा। ठीक है, तो इसमें से 20 बच गया तो भारत करेगा। अब आते हैं नीचे, रावी, ब्यास, सतलज का जो 80% जल यूज करेगा भारत करेगा, तो इसका बच गया 20% कौन करेगा, पाकिस्तान। तो मैं इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट करिए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ये आप नोट करें, किसके समकक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आप पॉइंट दोनों नोट करेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्ट इसको पूछ लेगा। 2800 लंबाई किलोमीटर में, यहाँ किलो लिखा हो तो ये भी आपका किलोमीटर। ठीक है, ये भी किलोमीटर, ये भी, ये आपका जो दिया है लुसेंट में और ये दिया है गूगल में। लंबाई तो एक ही है ना, सिंधु नदी की लंबाई 2880 मैंने बताया था, लेकिन इसको गूगल पे सर्च करेंगे 3100 मिलेगा। लेकिन हमारा उम्मीद है कि इसके लगभग क्वेश्चन आएगा। दोनों लिख दिए हैं कि आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। ठीक है, ये ऑप्शन में आया तो भी, ये ऑप्शन में आया तो भी, बात एक ही है ना। ये मैं 2900 पूछ देगा तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगा रहे। ठीक है, ये बात नोट करो। ये दिया है आपका लुसेंट में, ये दिया है आपके गूगल पर। ठीक, हाँ, और ये मिलेगा आपको, नोट करिए। बाकी 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और नदी, बड़ी नदी जिसका उद्गम हुआ है उसको देख लेंगे। सभी लोग का हो गया, सभी लोग का हो गया, बोलो भाई कैट वाले, हेलो, हो गया आपका, क्या चीज, हाँ ये भारत है, 80% भारत, रावी, ब्यास, सतलज। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ऑप्शन के हिसाब से ना, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको आंसर देना है। इसका जल 1960 में जो समझौता हुआ था, तो क्या इसमें किसका जल कितना यूज करेगा, कृषि के लिए, कृषि के लिए सबसे जरूरी सर्वोपरि है कृषि के लिए, तो ये होगा, बोलिए, नहीं बराबर कैसे, प्रकृति है ना, प्रकृति के हिसाब से ना। अब जैसे एक समझौता आंकड़ा लगाया गया, पानी का कोई आंकड़ा थोड़ी, आंकड़ा लगाएगा कि भाई इतना आप करेंगे, तो अब जल जा रहा है तीनों का। ठीक है, तो यहाँ से भारत से ही जा रहा है ना, तो भारत चाहता तो रोक सकता है ना, रोक सकता था, लेकिन नहीं रोके क्योंकि इससे समझौता पहले ही हो गया। लेकिन ये भी भारत से होते हुए जाता है, लेकिन जाता है पाकिस्तान में, तो इसका 80 और इसका 80 करता है। जी, अगर ये रोकेगा तो भारत डूब जाएगा ना, ये रुकेगा तो भारत रुकेगा, तो समझौता इसलिए हुआ 1960 में। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम जो आगे की जो नदी है उसको आप देख लेंगे, दूसरी बड़ी नदी। ठीक है, दूसरी बड़ी नदी इसको देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। आते हैं आप सांको, सांको नदी का नाम आप जानते हो। ठीक है, तो लिखेंगे इसका उद्गम, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से हुआ है, मानसरोवर से हुआ है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है।
इसको चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसको चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। यह भारत में जैसे ही प्रवेश करती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, करती है, इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत में जैसे ही प्रवेश करती है, इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 915 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां तिस्ता, बराक, लोहित, तिस्ता, बराक, लोहित इत्यादि। ठीक है, इत्यादि कर लेंगे और नहीं है, लेकिन मुख्य यही है। ठीक है, तिस्ता, बराक और लोहित, तिस्ता नदी, बराक और लोहित। लोहित से क्वेश्चन आया है, इसे खून की नदी बोलते हैं, खून की नदी बोलते हैं। ठीक है, इसे खून की नदी, इसको भाई लोहित नदी को खून की नदी बोलते हैं। और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ये बांग्लादेश में जाएगी, इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये बांग्लादेश में जाएगी, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये बात आप लोग सभी लोग नोट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सांगपो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, सांगपो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसको कहाँ पर किस किस नाम से जानते हैं, ये नोट्स आप बना लेंगे, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। हो गया नोट? अब बोलो, क्या कोई दिक्कत है? कहाँ पे? ठीक है, ये आपके जो सांगपो नदी है, इसका उद्गम तिब्बत से मानसरोवर से होता है, जैसे आपका सिंधु का हुआ था। इसकी लंबाई एकदम कन्फर्म 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसको चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। यह भारत में जैसे ही प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश ना, वैसे इसका नाम बदल जाता है। इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई यहाँ लिखा हो 915 किलोमीटर। ये सहायक नदियां तिस्ता, बराक, लोहित इत्यादि और भी नदियां। जैसे यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक, ये हो गया। ये बड़ी बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ, छोटी नदियों की नहीं, ये आप बना लेंगे। सबका हो गया, चलो डिलीट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। इसको आप लोग को जो भी लिखवाया जाए, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब एक बड़ी नदी देखते हैं, गंगा। ठीक है, गंगा नदी से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, गंगा देखिए, लेकिन इसका उद्गम
उत्तराखंड के देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग से हुआ है, जिसमें भागीरथी गोमुख या गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में जाती है और अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में जाती है। ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। आगे लिखेंगे अलकनंदा में दो नदियां मिली है। अलकनंदा में दो नदियां मिली हैं। ये क्वेश्चन बना है परीक्षा में, यूपीएससी में, इसलिए मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपके लिए बेटर था, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ना। अलकनंदा में दो नदियां मिली हैं, सतोपथ ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में जाती है। ठीक है, अलकनंदा दो नदियों से मिली है। पिंडार नदी, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमने बढ़ाया है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया है। अलकनंदा में भी दो नदियां आकर मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा दिया जाता है, कौन सी है? पिंडार नदी और मंदाकिनी। तो पिंडार कर्णप्रयाग में, कहाँ पे? कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। और वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आया था कि बद्रीनाथ मंदिर किस प्रयाग में बना हुआ है? तो कर्णप्रयाग में बना है। ठीक है, और कौन सी नदी? पिंडार नदी। वही पूछा जाए मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी भी उत्तराखंड में ही है, अलकनंदा से जाकर मिलती है। और कहाँ पे? ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये आप लोग नोट करिएगा, अलकनंदा से क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अलकनंदा दो नदियां से मिली है, पिंडार नदी, कर्णप्रयाग स्थान है ना, वहां पर जाकर मिलती है पिंडार नदी। बद्रीनाथ मंदिर वहां पर बना हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो पिंडार नदी पे। ठीक है, और वहां पे कौन सा स्थान है? कर्णप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग का नाम भूलिएगा नहीं। ठीक है, अभी मैं रिवाइज करता हूँ, पहले आप लिख लीजिएगा। गंगा नदी इलाहाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
गंगा नदी इलाहाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, और एक धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी गंगा नदी आती है पश्चिम बंगाल में दो धारा में बढ़ती है। एक धारा को किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से, ठीक है, और एक धारा पद्मा के नाम। लेकिन पद्मा नाम आपका बांग्लादेश का है और ये आपके पश्चिम बंगाल में। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक। कैसे? ये तो उत्तराखंड की बात है, वहां पर स्थान है, अलकनंदा से नहीं मिलती। अलकनंदा ही सिर्फ है, एक बार फिर से देखो, यहाँ तक देखो फिर से मैंने क्या लिखा, और अलकनंदा ग्लेशियर से निकलकर प्रयाग में, यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों गंगा नदी, यहाँ से देखो अलकनंदा में दो नदियां मिली है, तो मिली का मतलब हो गया एक सहायक नदी, ठीक। अच्छा, कौन सी? एक पिंडार नदी, एक मंदाकिनी, दो मिली है। तो पिंडार किस स्थान पे? तो कर्णप्रयाग में मिली। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझाते हैं क्या? हाँ, ये अलग, पिंडार नदी अलग, मंदाकिनी नदी अलग है। समझ में आ रहा है ना? ये कर्णप्रयाग एक स्थान है, वहां पर अलकनंदा से ही मिलती है। अब देखो, थोड़ा सोचो यहाँ पर, ये मैप देखो, ठीक है, मैप से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैप से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये उत्तराखंड हो गया, ठीक, तो यहाँ पे हमने दो नदी बताया, एक होगी अलकनंदा, एक भागीरथी, ठीक, और ये आपकी गंगा नदी का निर्माण कर रही है। तो ये अलकनंदा जो नदी यहाँ पे बह रही है, इससे दो नदियां मिली, एक है पिंडार और एक है मंदाकिनी, ठीक। आई कहाँ पे मिली है इससे, ये स्थान पूछा जाता है, बस यही समझना था। तो ये कौन सा स्थान? ये कर्णप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, बस पूछने का मेरा यही था, ठीक है। ये कहाँ पे मिली है? कर्णप्रयाग में, थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है। तो ये कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिली है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिली है, ठीक। हाँ, बद्रीनाथ मंदिर है, इसी में बना हुआ है कर्णप्रयाग, ठीक है। बद्रीनाथ का मंदिर कर्णप्रयाग में बना अंदर, वहां पे पिंडार नदी, वहां पे अलकनंदा। ये कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है ना कि अलकनंदा भी हो गई और ये भी हो गया, तो मैंने बोला ना कि अलकनंदा की एक तरह से सहायक नदी हो गई ये पिंडार नदी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब चलो इसकी सहायक नदी लिखो, सहायक किसकी? गंगा की। कौन सी हो जाएगी? सरयू हो जाएगी, घाघरा, ठीक है। फिर उसके बाद सोन के बाद आप लिखेंगे, सोन हो गया। फिर सोन के बाद आप गोमती नदी, सरयू हो गया, घाघरा हो गया, सोन हो गया, गोमती हो गई, कोसी, महानंदा, ठीक है। सरयू, घाघरा, सोन, गोमती, ये गोमती है सैदपुर वाली, ठीक है। फिर उसके बाद कोसी, इसको बोलते हैं बिहार का सोम, ठीक, तो कोसी भी हो जाएगी, महानंदा भी हो जाएगी। ये सहायक और भी सहायक है, लेकिन इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है या फिर कौन सी सहायक नदी है? तो गंगा की जो सहायक नदियां है, सरयू को ये आप क्या बोलते हैं? इसको काली नदी के नाम से जानते हैं, सरयू को काली नदी के नाम से, इसी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं, इसी को काली नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा भी इसकी सहायक नदी है, सोन भी इसकी सहायक नदी है, गोमती इसकी, कोसी और महानंदा, ये सभी क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। नीचे नोट करो जल्दी, ये सब खाली गंगा की बातें हैं, ये इतनी बातें सिर्फ गंगा नदी की बात है, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा इतना हुआ है, ठीक है। लिखते भी रहो और जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछते भी रहो, ठीक है। लिखते भी रहो और जो समझ में आपके नहीं आ रहा है उसको पूछते भी रहो, ठीक है। हाँ,
पूरा क्वेश्चन पूछता ऐसे आपको समझ लीजिए एक बार समझिए। जैसे मान लो ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा यहाँ से आ रही है, तो मैंने क्या बोला, दो भागों में दिए, दो भाग में बांट दिया आप ना, बस हो गया, ये दो भाग बट गया। तो ये तो आ गया आपका बांग्लादेश में, और ये पश्चिम बंगाल में जैसे ही एंटर करेगी तो ये हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को वहां पे भागीरथी भी बोलते हैं, ठीक है। उतना अंदर तक नहीं जाएगा, बस इतना ही आपको नोट कर लेना। चलो आगे देखते हैं। ये गंगा हो गई, यहाँ तक आप जानिएगा, दिमाग में छाप कर रखिएगा कि पद्मा हो गई है, तो कहाँ पे, यहाँ पे पद्मा होकर रुकी है, ठीक है, पद्मा होकर रुकी है। आगे देखते हैं, यमुना की बात करते हैं, यमुना की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 नदियों से ज्यादा से क्वेश्चन आता है, गंगा से, सिंधु से और सानकोर नदी से, ठीक है। अब हम देखेंगे जोड़ा सा यमुना, ठीक है, यमुना नदी, ठीक, यमुना नदी को देखते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर पुष्ट में लकवार डैम प्लस बंदर पूछ से हुआ है। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, लकवार डैम बना, उसी डैम से धारा निकलती है, वहां पर उसको बंदर पूछ के नाम से जानते हैं। लकवार डैम का मतलब जानते हो, जो बनाया जाता है आने जाने के लिए, जो डैम बना होता है पानी रोकने के लिए, ठीक है, तो ये डैम होता है। तो दोनों बात पूछ करना है, ग्लेशियर कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकली है और 1300 किलोमीटर है। यह गंगा से प्रयागराज में जाकर मिलती है, प्रयागराज में जाकर मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। और इसी चंबल को आप जानते हैं इंदौर से निकली है, ठीक है, ये कहां से, भोपाल से निकली है। तो इसको हम जब करेंगे यूपी लेवल पर ना, यूपी लेवल पर जब चर्चा करेंगे तो ये आपको समझा दे। बाकी आप यहाँ तक यही नोट करेंगे कि सहायक नदी कौन कौन सी है। हो गया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है मन, यमुना, ठीक है। ये बात नोट कर लेना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। इसलिए मैंने गंगा की सहायक नदियों में इसको लिखवाया नहीं था, तो ये आ गया, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो आगे देख लेते हैं। हो गया सबका, 4 नदियों को हमने पढ़ लिया अब तक, 4 नदी हमने अब तक पढ़ लिया है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे मध्य प्रदेश में आते हैं। यहाँ लिखेंगे मध्य प्रदेश, तब आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, पुष्ट में नर्मदा, ठीक है, पुष्ट में नर्मदा करेंगे, एमपी में नर्मदा, ठीक है। इसका उद्गम स्थान मैकान पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक
से हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान बैकलाल पर्वत की ऊंची चोटी जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है ना, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और यह सतपुड़ा की पहाड़ी से होते हुए अपने जल को गुजरात के खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में प्रवाहित करती है। ठीक है, करती है। यह अपने जल को गुजरात की खंभात की खाड़ी में प्रवाहित करती है। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। आगे आते हैं ताप्ती। ताप्ती नदी से क्या क्वेश्चन बनता है? ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में पड़ती है। आगे देखेंगे इसका उद्गम एमपी के बैतूल जिला मुल्ताई तालाब से हुआ है। ठीक है, मुल्ताई तालाब, इसका उद्गम एमपी के बैतूल जिला, इसका उद्गम स्थान एमपी के मुल्ताई तालाब यानी बैतूल जिला से हुआ है। यह अपने जल को सतपुड़ा की पहाड़ी होते हुए खंभात में गिरती है। ठीक है, यह अपने जल को सतपुड़ा की पहाड़ी होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक पॉइंट और लिखेंगे, सतपुड़ा एक भ्रंश घाटी है जो दोनों नदियां यहां से प्रवाहित होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, ये बात नोट करेंगे, नर्मदा और ताप्ती, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी से बहती है। हाँ, यहाँ पे बैतूल जिला मुल्ताई तालाब एमपी में पड़ता है। बैतूल जिला मुल्ताई तालाब से हुआ है। यह अपने जल को सतपुड़ा की पहाड़ी होती हुए खंभात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, गिरती है। सतपुड़ा एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी सबको पता है, भ्रंश घाटी सभी को पता है कि भ्रंश घाटी क्या होती है। घाटी का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में, ठीक है, जब दो प्लेटें पृथ्वी के अंदर प्लेटों पे पृथ्वी टिकी हुई है ना, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में टकराएंगे तो बीच का भाग क्या करेगा? धंसेगा, और जो भाग आपका धंस गया वही होती है भ्रंश घाटी, और उसी घाटियों में से दो नदियां होकर निकलती। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सी भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, नीचे लिखो, यह दोनों नदी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से, ये दोनों नदी भ्रंश घाटी से बहती है। यह
दिशा में बहती है, ठीक है, पश्चिम दिशा में बहती है। आपको समझना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैं से आपको समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम से आप समझेंगे। ये दोनों नदियां एमपी से निकली है, ये एमपी का भाग है और ये है आपका, ठीक, ये देखिएगा मैप से आप लोग समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भारत है, दोनों पश्चिम में बह रही है। इसलिए पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहते हुए पश्चिम में जाकर गिरती हैं, तो यही दोनों नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, दोनों को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन जब परीक्षा में आपको बनेगा तो याद कर लीजिएगा। चलो यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन आपका और आता है इसी में एमपी से ही, हो गया सबका। एक क्वेश्चन और आता है सोन नदी से। सोन नदी यह अमरकंटक से निकलकर पूर्व दिशा में बहते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई सोन नदी ये पूर्व में बहने वाली नदी है, ठीक है, अमरकंटक से ये भी निकली है। अमरकंटक पूर्व दिशा में बहते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। आप देखो इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि सोन नदी किस दिशा में बहती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो किस दिशा में बहती है बताओ बच्चियां, किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है। और पश्चिम में दोनों बहने वाली कौन सी नदी है? पश्चिम में दोनों बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और पूर्व में बहने वाली कौन सी नदी है? ये है सोन, ठीक है। ये सोन यही है अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है अमरकंटक, ठीक है। हालांकि पूरा श्रेणी जो है एमपी में है, लेकिन अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ में। और अमरकंटक की लंबाई 1036 मीटर है। जब मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। और ये पूर्व दिशा में देखो बहते हुए ये गंगा नदी आ रही है, ये बिहार में सकते हैं, यहाँ पर जाकर बिहार में आके मिलती है, ठीक। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं बात, ठीक। एमपी की नदियां क्लियर हो गई, मुख्य मुख्य नदियां हम देख रहे हैं, ठीक है। एमपी की नदी क्लियर हो गई। अब आगे है लिखेंगे माही नदी से क्वेश्चन आता है, लिखेंगे यह विंध्याचल पर्वत से